नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा नाम जो न केवल वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ विधायक, बल्कि एक अजय योद्धा जो 1990 से लेकर 2023 तक के चुनाव में हर बार अजय होते आए हैं। 2023 में जब जीत के आए तो एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि छत्तीसगढ़ की सियासत में उस रिकॉर्ड तक पहुंचना शायद अब भविष्य की बात होगी। बृजमोहन अग्रवाल जी आज हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। बृजमोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। 1990 की राजनीति, छात्र सियासत से निकला हुआ एक ऐसा नाम जो प्रदेश की राजनीति का सितारा बन गया, कैसा सफर रहा? स्कूल की एक घटना ने 10वीं क्लास की घटना है, जहां पर एक शिक्षक ने कुछ बच्चों को धमकी दी कि अगर तुम ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो तुमको फेल कर दिया जाएगा। और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़े उनको फेल कर दिया गया और पहली बार वो एक आंदोलन वहां से हुआ। और फिर सब क्लास के लोग, स्कूल के लोग नेताजी बोलने शुरू किए। धीरे धीरे इस प्रकार जहां पर भी गलत काम होता था उसका विरोध करना शुरू किया। और फिर कॉलेज में आए, कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, एबीवीपी से जुड़ गए, फिर एबीवीपी के नेतृत्व में लगातार काम किया, विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा। और लगभग आप ये मानिए 1985 के आसपास भारतीय जनता पार्टी में सभी नेताओं ने कहा कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, स्टूडेंट लीडरशिप को छोड़कर। तो बीजेपी में आए और बीजेपी में एक राष्ट्रीय स्तर का युवा मोर्चे का अधिवेशन हुआ, जिसमें अडवाणी जी, अटल जी, राजमाता सिंधिया जी, प्रमोद महाजन जी, सभी लोग आए। और उस समय से जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ, पहली बार 89 में बीजेपी ने रायपुर शहर से टिकट दी और बहुत कम वोटों से, 2500 वोटों से जीते। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार ही सुंदरलाल पटवा जी की सरकार में राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला और बहुत सारे विभाग संभालने का अवसर मिला। और सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी जैसे नेताओं ने उंगली पकड़कर सिखाया। और आज 8 बार विधायक बनना और अब 9वां चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि लोकसभा का लड़ना है, तो लोकसभा चुनाव में के मैदान में है। छत्तीसगढ़ में कम ही नेता है जो राजनेता से जननेता तक का सफर जिन्होंने तय किया। आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है कि आप जननेता बन गए। कैसे जननेता बन गए आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति में जब आप आते हैं तो अपने लिए नहीं आते हैं, आप जनता के लिए आते हैं। जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। और इसलिए राजनीति में आप लोगों से संबंध बनाएं। और इसलिए मैं कहता हूं कि रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ पूरा मेरा परिवार है। और इसलिए मैंने कभी भी किसी को भी, चाहे वो भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, अगर वो मुझसे मिलकर अपना दुख दर्द बताना चाहता है, अपना कोई काम बताना चाहता है, तो मैंने कोशिश की है कि मेरे से मिलने वाले हर व्यक्ति से मैं मिलूं और मैं संबंध बनाऊं। और आज वही कारण है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों जनता है जिनके साथ में मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। और यही व्यक्तिगत संबंध मुझे लगता है कि जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है और लोगों का जो एक भावनात्मक संबंध है, वही इसका कारण है। 2000 में राज्य गठन हुआ। राज्य गठन आंदोलन में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। क्या कुछ भूमिका रही, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि राज्य गठन छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे तो लंबे समय से बात चलती थी, परंतु जब 1998 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर आए और उन्होंने सप्रे स्कूल के मैदान में घोषणा की कि आप छत्तीसगढ़ की 11 सीटें दीजिए और हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर देंगे। 11 सीट तो नहीं आई, परंतु अटल जी ने जो वादा किया था उन्होंने 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य दे दिया। हम सब लोगों ने पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में भाग लिया और जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इसकी चर्चा हुई तो उस चर्चा में भी हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप दिख रहा है, वो स्वरूप का कारण अगर कोई है तो मैं कह सकता हूं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय अडवाणी जी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण
आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों के स्तर पर आ गया है और आज तेजी से विकास कर रहा है। राज्य गठन के साथ ही आप लोगों को संघर्ष मिला, 3 साल कांग्रेस की सरकार रही। 3 साल का वो संघर्ष और 2018 से 23 तक का संघर्ष, दोनों में से कौन सा संघर्ष ज्यादा था? देखिए, बड़ा संघर्ष तो हमारा जो था वो 2000 से 2003 का संघर्ष था, क्योंकि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जो राजनेता थे और उनके जो साथी लोग थे, वो इस प्रकार के लोग थे कि वो प्रताड़ित करते थे, वो धमकियां देते थे, वो लोगों को धौंस देते थे, लोगों को दल बदल करवाते थे। और उन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना एक कठिन काम था, परंतु उस समय भी हमने संघर्ष कर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार छत्तीसगढ़ में स्थापित किया और उसी जनाधार का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2018 से 23 में भी कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ सदन तक पहुंची, आखिरी में 71 की संख्या उनकी हो गई 90 में से। उस बड़े बहुमत को ध्वस्त करना और फिर से सरकार में आना, वो भी 54 सीटों के साथ, क्या करिश्मा हुआ? देखिए, ये करिश्मा है जब कोई सरकार में बैठे हुए लोग जनता की सेवा करने की बजाय अपनी सेवा में लग जाएं, अपने जेब भरने में लग जाएं, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर अपना व्यक्तिगत फायदा करें, भ्रष्टाचार में लग जाएं, डेवलपमेंट पूरी तरह ठप हो जाए, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए, अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए यहाँ के पैसों को वहां पर भेजें, तो छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई थी। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास देखा था और 5 सालों में विनाश देखा, भ्रष्टाचार का तांडव देखा, कानून व्यवस्था लचर हो गई, ध्वस्त हो गई। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचाया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, जेल गए, पानी की बौछारें खाई, डंडे खाए और उसका परिणाम आंसू गैस भी चले और उसका परिणाम निकला कि जनता ने जो छत्तीसगढ़ अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने के अनुरूप जो छत्तीसगढ़ को बना सकता है, उनको फिर से, और अभी तक का तो हम 48, 49, 50 सीटों पर आते रहे। इस बार जनता ने 54 सीटों का बहुमत दिया और ये जो बहुमत है ये निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण है। पहला चुनाव महज 2500 वोट से आप जीते, 8वें चुनाव आते आते मार्जिन 67,000 से भी ज्यादा हो गया, कैसे हो गया? ये जनता का प्यार, स्नेह, और जो मैंने कहा कि मैंने कभी राजनीति को या पद को अपने सर पर सवार नहीं होने दिया। मैंने ये माना कि जनता की सेवा के लिए हमको चुना है जनता ने, तो हम उनकी सेवा करें और संबंध बनाएं। संबंध बड़ी चीज है, पद प्रतिष्ठा तो आने जाने वाली चीज है और संबंध जो होता है वो जिंदगी भर का है। इसलिए मेरे संबंध जिनसे स्कूल के जमाने में थे, जिनसे कॉलेज के जमाने में थे, जो राजनीतिक में आने के बाद में साथ में जुड़े हैं और आज भी वो सब जुड़े हैं। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं, जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो कभी 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए यहां पर आकर उनसे जो संबंधित लोग हैं उनके बीच में काम करते हैं और उनको बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। आप लोकसभा के चुनाव को भी विधानसभा की तर्ज पे लड़ रहे हैं, जैसे आप विधानसभा लड़ते हैं वैसे ही लोकसभा का पैटर्न बदल दिया आपने चुनाव लड़ने का। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जनता ये चाहती है कि जिसको वो वोट देने वाली है उससे कम से कम एक बार मिले, और इसलिए मेरी ये कोशिश है कि वैसे तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 45 सालों से घूम रहा हूं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 चुनाव रमेश बैस जी के मैंने चुनाव संचालन किया है, 1 चुनाव सुनील सोनी जी का किया है। इसलिए मेरा संपर्क लगातार है और मैं मेहनत कर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंच पाऊं, अपनी बातों को कह पाऊं, मोदी जी की गारंटियों को लोगों को हम बता पाएं, 3 महीने में हमने क्या काम किया ये हम बता पाएं, 15 साल के कामों को हम बता पाएं और 4 साल की जो अनारकी भूपेश बघेल सरकार की रही है उसको बता पाएं। तो इसलिए जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतने ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और उतने ज्यादा लोग बीजेपी के पक्ष में, कमल फूल के पक्ष में, मोदी जी की गारंटी के पक्ष में वोट देंगे। फिर भी कितना चुनौती है? 9 विधानसभा, प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, 9 विधानसभा आपके लोकसभा में। देखिए, मैं चुनौती प्रत्याशी को कभी नहीं मानता हूं, मैं चुनौती मानता हूं कांग्रेस पार्टी को, कि कांग्रेस पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक है। हमारी कोशिश है कि उस स्थायी वोट बैंक के दिमाग में कि कांग्रेस ने हमेशा छत्तीसगढ़ का शोषण किया है, यहां पर भ्रष्टाचार किया है, यहां पर अत्याचार किया है, यहां पर लूट मार की है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम नहीं किया, अपने दिल्ली के नेताओं के लिए काम किया, अपने जेब भरने के लिए काम किया।
ये बात हम लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे लग रहा है ये बात लोगों तक पहुंच रही है। जो मोदी जी की गारंटी में महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये साल का जाना शुरू हो गया, किसानों के खाते में प्रति एकड़ 20,000 रुपये अतिरिक्त जाना शुरू हो गया, 2 साल का बोनस मिल गया, 35 किलो 5 साल के लिए अनाज जो मोदी जी के माध्यम से जनता को मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 6,000 रुपये किसानों को मिल रहा है, 5,000 रुपये आयुष्मान कार्ड का मिल रहा है, घर घर में नल लगना शुरू हो गया। जो भूपेश बघेल जी की सरकार के राज में गरीबों के घर छीन लिए गए थे, वो घर की किस्त मिलना शुरू हो गई। इन सब बातों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की चुनौती है तो उसको हम अवसर के रूप में परिवर्तित करेंगे। 2023 में आपने 67,000 से जीत कर विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा में किस रिकॉर्ड की ओर आगे बढ़ रहे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री अगर कार्यालय के, आपके केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में बोले कि 6 लाख से अधिक वोटों से जीतना है, तो कैसे इसको पूरा करेंगे? देखिए, हम जनता के बीच में इसलिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी के बारे में बता रहे हैं, हमने पूरा किया है। और मुझे लगता है कि जब दक्षिण विधानसभा की जनता ने 23 साल के छत्तीसगढ़ का इतिहास विधानसभा चुनाव में बनाया है, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बना, वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी जनता को बनाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को बनाना चाहिए। आप सदन में मौजूदा समय में सबसे वरिष्ठ हैं। आप बड़े विभाग आपके पास है, जिम्मेदारी वाले विभाग है, संसदीय कार्य विभाग आपके पास है, आपको लोकसभा का टिकट दिया गया, क्या आधार रहा होगा? देखिए, आधार नहीं, आज मोदी जी की 400 पार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसे लोगों को जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश में वातावरण बन सकता है, प्रदेश के सराउंडिंग में वातावरण बन सकता है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाने का निर्णय लिया। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान को लड़वाने का निर्णय लिया, यहाँ मुझे लड़वाने का निर्णय लिया। तो केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया वो सोच समझ कर लिया है और वो हमें सिरोधार्य है, वो स्वीकार है। आपके काफी करीबी जो मित्र हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, बड़े नाम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, वो सारे राज्य में मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। आप दिल्ली की सियासत में जाएंगे? अब ये तो हमारे बारे में निर्णय हम नहीं करते ना, हमारे बारे में जो निर्णय करता है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। और केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करता है, पिछले 45 सालों में हमने स्वीकार किया है, अभी भी स्वीकार है, और केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर हम खरे उतर कर दिखाएंगे। कैसे संबंध है आपके मोदी जी से? मेरे संबंध देश के सभी राजनेताओं से, अटल जी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, अडवाणी जी से भी रहे, मोदी जी से भी अच्छे संबंध हैं, नड्डा जी के साथ में तो हमने युवा मोर्चे में काम किया है, अमित शाह जी से भी संबंध है। तो जितने भी देश के बीजेपी के राजनेता हैं, सभी से अब बहुत अच्छे संबंध हैं। आप 1990 से सक्रिय राजनीति में हैं, 8वीं बार विधायक बने। बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए, एक डेस्टिनी होती है कि मैं ये मानता हूं कि कर्म के साथ साथ किस्मत भी बहुत बड़ा काम करती है, और इसलिए जो मिलता है वो अच्छे के लिए होता है। और अगर आप इसको मानकर काम करते हैं तो काम करने में आपको कभी परेशानी नहीं होती। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको निभाया है और आगे भी निभाएंगे। बस्तर से सरगुजा तक आपके नामों की चर्चा होती है, क्यों? इसलिए कि क्योंकि हमने छात्र जीवन से बस्तर से सरगुजा तक काम किया है, वहां पर हमारे साथी हैं, कॉलेज जीवन के साथी हैं, स्कूल के जीवन के साथी हैं, राजनीतिक जीवन के साथी हैं, और हमेशा हमने संपर्क बनाए रखा, उनके साथ में संबंध बनाए रखे, और इसलिए सभी लोगों का प्रेम मिलता है। आपने कहा कि मैं एक डेस्टिनी और किस्मत भी होना चाहिए। 10 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? आप दिल्ली की सियासत में जा रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समय से पहले हमारे गुरु होते थे गोविंद सारंग जी, उनके दरवाजे पर लिखा होता था कि समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और जब हम लोग कभी नाराज होकर जाते थे कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो पढ़ा देते थे कि इसको पढ़ लो। और उनका ये जो ब्रह्म वाक्य है उसको हम साथ में लेकर चलते हैं। आपके टेबल पे लिखा हुआ करता था कि आप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति मिलने आया है, मतलब उसको कोई ना कोई आपसे अपेक्षाएं हैं, आपसे उम्मीदें हैं, और इसमें मिलने वाला व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी आपके पास में आया है वो उम्मीदों के साथ में आया है, कभी उसको निराश होकर वापस नहीं जाना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ की सियासत में कौन होगा? जिसको पार्टी तय करेगी। विधायक किसे बनाना चाहिए? जिसको पार्टी तय करेगी।
क्या लाइन होगा, क्या आपके लाइन पे आगे बढ़ेंगे वो, या कुछ अब अपना ये लाइन? तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। परंतु निश्चित रूप से जिस विधानसभा से मैं 8 बार विधायक रहा हूं, मेरी ये कोशिश होगी कि वहां से जो भी विधायक बने वो उसी दिशा में काम करे और जनता के साथ में उतना ही प्रेम, उतना ही उनका मोहब्बत और उनकी नजदीकियां बनाए। कितनी सीट बीजेपी जीत रही है छत्तीसगढ़ में? बीजेपी 11 की 11 सीटें जीत कर आ रही है। ठीक कांग्रेस से कहती है कि इस बार ऐसा चुनाव होगा कि हम बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे। अभी तो पूरे देश भर के सर्वे आ रहे हैं, बिल्ली के भाग से छीका हर बार नहीं टूटता है। एक बार उन्होंने सत्ता में आ गए तो इसका मतलब नहीं है कि अब आएंगे। उनके कारनामे और उनके कर्म तो जनता ने देख लिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि 5 गारंटियों को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है उस पर। अच्छा ये बताइए, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी दिल्ली में आ रहे हैं, तो उनकी गारंटियों का क्या हश्र होगा? इसलिए जनता उनकी गारंटी पर विश्वास नहीं कर रही है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जनता जानती है कि ये तो बोल देंगे हम चांद तारे तोड़कर ले आएंगे, हम सूरज को जमीन पर ले आएंगे, जो संभव नहीं है वो कैसे करेंगे? कांग्रेसी नेताओं के बयान चर्चाओं में है। सैम पित्रोदा का नया बयान, संपत्ति विरासत पे उन्होंने टैक्स लगाने का जिक्र कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हर चीज में उनको पैसा दिखता है, तो वो बड़े बड़े लोगों की संपत्तियों में पैसा कमाने के लिए, और अब लोगों के जिनके बाप दादाओं ने, जिनके पिताजी ने, जिनके परिवार के वरिष्ठों ने अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी की है और उनको छीनने की बात कांग्रेस करती है, तो जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। वो जितना ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि कभी चरणदास महंत जी बोल देते हैं, कभी कवासी लखमा जी बोल देते हैं, कभी सैम त्रिपोदा जी बोल देते हैं, तो वो जितने आएंगे वो कुछ न कुछ ऐसा कह कर जाएंगे कि जनता बीजेपी के साथ होती जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या अंतर आप देखते हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा वो करके दिखाया। जो 5 साल के वादे थे उसको 3 महीने में पूरा कर दिया। तो उसके बाद तो अब कांग्रेस का घोषणा पत्र तो रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। पीएम भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छवि दिखाई पड़ती है उनके घोषणा पत्र। निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार के वादे किए हैं, कर्नाटक में जो कुछ वो कर रहे हैं, मुस्लिमों को हम आरक्षण देंगे, मुस्लिमों को हम संपत्ति का अधिकार देंगे, तो वो जो कर रहे हैं कि देश की जनता चाहती है कि यहां सिविल कॉमन कोड हो, देश से भारत में रहने वाले हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, और कांग्रेस यहां पर वर्ग संघर्ष पैदा कर रही है। और बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ग है देश में, वो है युवा, महिला, गरीब और किसान। इन चारों की चिंता करनी चाहिए, परंतु कांग्रेस जातियों में बांटकर देख रही है। बीजेपी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके जीवन में कैसे खुशहाली आ सकती है, इसकी चिंता कर रही है। आपने धर्म संस्कृति को छत्तीसगढ़ में एक नए मुकाम तक पहुंचाया, क्या प्रेरणा का स्रोत रहा आपका? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति, हमारे देश में 90% लोग आस्तिक हैं, और जब वो आस्तिक हैं तो उनका धर्म पर विश्वास है, उन पर भगवान का पर विश्वास है, उनका एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास है, और उस विश्वास को अगर हम मजबूत करते हैं तो लोग गलत कामों से दूर होते हैं, लोग अच्छे कामों के साथ में जुड़ते हैं। और ये भारत का वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि मुनि, हमारे महात्मा, हमारे पूर्वज, उन्होंने हमको यही रास्ता दिखाया है। और इसलिए मोदी जी ने हमारा जो इतिहास है, वेद पुराण है, हमारे शास्त्र हैं, हमारी पुरखौती है, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको सहेजने का काम किया, और कांग्रेस ने उसको समाप्त करने का काम किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हमने जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों के जीवन में अगर सुख आ सकता है, तो उस रास्ते पर हमने चलाने की कोशिश की, और उसी के तहत राजिम कुंभ की भी शुरुआत की और ऐसे क्षेत्रों का विकास भी शुरू किया। कांग्रेस ने नाम बदल दिया राजिम कुंभ का, फिर आपकी सरकार आई तो आपने उसको वापस? अब जिस पार्टी ने राजिम कुंभ का नाम बदला, उनको लोगों ने बदल दिया, अब वापिस लोगों ने राजिम कुंभ को ले आया। जिस विभाग में आप रहे, उस विभाग को एक अलग मुकाम तक आपने पहुंचाया। चाहे कृषि की बात कर ली जाए, पर्यटन की बात करें, संस्कृति की बात करें, संसदीय कार्य करें, तमाम चीजों को लेकर किस विजन के साथ आप सुबह उठते हैं? देखिए, मेरा विजन होता है
कि आपके लिए कोई विभाग छोटा और कोई विभाग बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप अच्छा क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं, लोगों के भले के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैंने किसी भी विभाग को छोटा या बड़ा नहीं माना। मैंने हर विभाग में ये कोशिश की कि वो जनता की पहुंच तक हो और जनता को उससे सुविधाएं मिले, इसकी दृष्टि से काम करना मेरी आदत में। आखिरी सवाल ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन और नक्सलवाद, ये विरासत में मिला एक छत्तीसगढ़ के चेहरे पे बड़ा दाग। अब ये तय आप लोगों ने कर दिया है कि आने वाले 3 साल में हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। अभी तक अटल जी के जमाने में भी ये कहा जाता था कि ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट कमांड के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। परंतु कांग्रेस ने तो कहा कि नक्सली हमारे दोस्त हैं, नक्सलियों के साथ में गोली की भाषा की बात नहीं करना चाहिए, उनको देश के मुख्य धारा में लाना चाहिए। और इसलिए नक्सलियों के खिलाफ में कभी भी कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के कितने नेताओं को जान गंवानी पड़ी। वो सब हमारे मित्र रहे हैं। परंतु आज कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को अगर हमको विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समाप्ति करनी पड़ेगी। जो हमारे दूर सुदूर क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे वनवासी हैं, हमारे आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के बंधु हैं, वहां रहने वाले अन्य समाज के लोग हैं, अगर उनके जीवन में खुशहाली लाना है तो नक्सलवाद को समाप्त करना होगा। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने भी खुले रूप में कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने भी खुले रूप में कहा है। और जो आज तक की आजादी के बाद 75 सालों में जितनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं हुई, जितनी बड़ी मात्रा में नक्सली नहीं मारे गए, उतने अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में मारे गए हैं। वो इस बात का संदेश है कि आप मुख्य धारा में आ जाओ, आप सुधर जाओ, आप सरेंडर कर दो, नहीं तो आपकी गति वही होगी जो अभी बीजेपी की सरकार में हो रही है। एक ही झटके में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। साहस का एक परिचय सुरक्षा निश्चित रूप से हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे जो सुरक्षा के सैनिक हैं, हमारे उनको मैं बधाई देता हूं। हमारे गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लेकर और सुरक्षा दस्तों को ये विश्वास दिलाया कि आप कार्रवाई करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री हमारी सुरक्षा दस्तों के साथ में खड़े हुए हैं और इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो नक्सलियों के सफाई की तरफ जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल 4 जून को दिल्ली की सियासत में चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा वैक्यूम हो जाएगा। कैसे फुलफिल होगा? कोई वैक्यूम नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो हम रहेंगे, छत्तीसगढ़ से बाहर थोड़ी जाएंगे। हमारा घर भी यही है, हमारा परिवार भी यही है। तो हम जो कुछ हैं वो छत्तीसगढ़ के कारण है और इसलिए छत्तीसगढ़ से जो नाता है वो जब तक जीवित है तब तक बना रहेगा, जनता से भी, कार्यकर्ताओं से भी, अन्य लोगों से भी। बेहद शुक्रिया सर इस चुनावी व्यवस्था में समय देने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल। इन्होंने चुनावी यात्रा से लेकर अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा पे प्रकाश डाला। बताया कि जिस तरह से एक लक्ष्य निर्धारित करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही।